तो अब अपन शुरू करते हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 लेक्चर बोलने में अच्छा लगता है। तो पिछले जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं उसमें पहले तो आता है आपका बेसिक डेफिनेशन, सॉलिड क्या है, कहाँ से आया, और सबसे बड़ी बात हमको ये पता चला कि डेफिनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। ये डेफिनेशन 9th में भी है, अपन को पता है। हमको ये पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड चल रहा था। मैंने जो क्लासिफिकेशन पहले किया था वो किया था फंडामेंटल पार्टिकल के बेसिस पे। तो फंडामेंटल पार्टिकल के बेसिस पे मैंने बोला था कि 4 टाइप के सॉलिड होंगे, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। यहाँ देखो एक बार, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था मेटेलिक, दूसरा आयोनिक। अब जो दो रह गए वो है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। फिर मैंने ये कहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी पार्ट हैं, तो वो कैसे हैं ये अपन देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन दो जो बच गए उनमें से कौन सा, कोवेलेंट सॉलिड। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, अब मैं आपको बता देता हूं। मेटल का एटम बनाएगा मेटेलिक, सिंपल, और नॉन मेटल का बनाएगा कोवेलेंट। और मेटल और नॉन मेटल जब दोनों मिल जाते हैं तो बनते क्या हैं, आयनिक। जैसे NaCl मेटल, Cl Cl क्या, नॉन मेटल। तो अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो सॉलिड बनाते हैं, इस टाइप के सॉलिड नॉन मेटल के एटम से मिलकर बनते हैं। ये इंग्लिश चलता है। आगे क्या है मैं आपको PDF के रूप में नोट्स दूंगा अभी ये चैप्टर खत्म होने के बाद। वैसे आप एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने के लिए समझ सकते हो चीज़ों को, और बाद में मैं आपको एक नोट्स का PDF बना के लास्ट में दे दूंगा। तो उसमें कुछ चीज़ें अपन इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश मतलब समझ में थोड़ी जल्दी आ जाती है। अगर आप कहोगे, अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में नहीं सर बिल्कुल इंग्लिश में चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना चीज़ें समझनी है, फिर लिख के तो अपन आ ही सकते हैं। इतना 10th तक में तो समझ में आ जाता है कि कैसे लैंग्वेज बनानी है, इतना तो समझ में आता ही है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पता चल गया कि कोवेलेंट कौन बनाएगा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कोवेलेंट सॉलिड बनाते हैं मोस्टली। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि मोस्टली जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो ज्यादातर या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। जैसे अगर हम H2O को लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो वो ज्यादातर लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, H2 HH दोनों नॉन मेटल, गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल, लिक्विड भी है। तो ज्यादातर या तो लिक्विड होते हैं या क्या होते हैं, गैस होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, जैसे कार्बन सॉलिड, ये या तो ग्रेफाइट के रूप में होगा या डायमंड के रूप में होगा। फुलरिन भी इसका एक पार्ट है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में या फिर अपन को समझने की चीज होती है वो ग्रेफाइट और डायमंड ही है। उसके बाद सिलिकॉन सॉलिड। अब सिलिकॉन सॉलिड और सिलिकॉन कार्बाइड SiC 4 वैलेंसी इसकी होती है, 4 ही वैलेंसी इसकी होती है ना। 14 ग्रुप के मेंबर है दोनों। तो इसका नाम है बेटा सिलिकॉन कार्बाइड, और ये क्या है, सिलिकॉन सॉलिड। और इसको अपन क्वार्ट्ज पार्टिकल इसी के बनते हैं। तो ये वाली चीज के अंदर आ सकती है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है ये समझने के बाद कि व्हाई डायमंड इज मोर हार्ड, डायमंड ज्यादा हार्ड क्यों है, किसकी तुलना में, आयनिक सॉलिड। क्योंकि ये मैंने बोला था कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, ज्यादा ब्रिटल होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। हाँ भैया डायमंड हार्ड है, ब्रिटल है, नॉन कंडक्टर भी है, लेकिन वो ज्यादा हार्ड हो गया है किससे, आयनिक सॉलिड से। क्यों, क्योंकि ये कहा गया कि आयनिक जो कंपाउंड है वो लिक्विड और गैस है। अब चलो जब सॉलिड बनाने तो इतना सॉलिड बना दिया कि वो किससे ज्यादा हार्ड हो गया, आयनिक सॉलिड से। यार ये तो बड़ी अलग बात हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है, या तो बिल्कुल ही गरीब या फिर अंबानी को भी नाप दे, बिल गेट्स बना जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, इसको समझेंगे ऐसे कि बिकॉज कार्बन ब्रैकेट में डायमंड
हैविंग नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। अब नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर की क्या फायदे होते हैं इसको आप समझो कि अगर ये आपको एक बैंडेज का टुकड़ा दे दिया गया है, बैंडेज समझ रहे होंगे, उसको अगर मैं आपको बोलूं कि आप फाड़ के बताओ इसको, आप नहीं फाड़ सकते, मैं भी नहीं फाड़ सकता, बाहुबली का पता नहीं है, तो अगर आप उसको कहोगे कि ये फाड़ के दिखाओ, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप फोर्स लगाओगे वो चारों ओर बढ़ जाएगा। अगर वो चारों ओर बढ़ गया तो जहां पर फोर्स लगा रहे हो वहां नहीं लग रहा, तो चारों ओर बढ़ गया तो जहां फोर्स लगाना चाहिए वहां नहीं लग रहा, और नहीं लगेगा तो फटेगा भी नहीं, मतलब ब्रेक भी नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गई ब्रेक करने के लिए या फिर फाड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, नेटवर्क। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका, डायमंड का। इसमें कार्बन कार्बन की जो मतलब वैलेंसी होती है, हर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और ये 109.5 डिग्री या फिर ऑलमोस्ट 109.28 मिनट का एंगल बना के रहते हैं। अगर ये एंगल होता है तो वहां पर स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसका मतलब डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और कार्बन कार्बन जो इसमें मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। इतना समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर 4 बॉन्ड बनाते हैं 4 सिग्मा के कारण जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। तो भैया हैविंग नेटवर्क टाइप शेप स्ट्रक्चर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड अगर लिखना चाहो, कि अगर ऐसे पूछ ले कि डायमंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो सबसे पहले कहना है हैविंग नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। इसी से रिलेट कर देना, अगर ये नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है दैट्स व्हाई इट इज मतलब स्ट्रॉन्गर देन, हार्डर देन आयनिक सॉलिड, और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं किससे, बहुत सारे नहीं, सभी आयनिक कंपाउंड से। ठीक है, इसके बाद कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 4 सिग्मा बना रहा है। याद रखना, कोई 2 सिग्मा बनाए तो sp, 3 बनाए तो sp2, 4 बनाए तो sp3, 5 बनाए तो sp3d, और इट इज इंसुलेटर। मैंने यही बोला था हार्ड है, इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर चीजें चल गई, क्योंकि इतना हार्ड की आयनिक भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है किसके कारण, नेटवर्क शेप। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर, अब नेटवर्क स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझो, आपको मालूम होगा जब भी घर की सीलिंग डलती है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आजकल इतने पैसे वाले लोग बैठे हैं कि मोटे मोटे मतलब लोहे के फंदे, मतलब बड़े बड़े पट्टे लगवा सकते हैं इत मजबूती को पैदा करने के लिए, लेकिन वो नहीं लगवाते। क्यों? क्योंकि वो लोग भी एक मतलब बीम बनवाते हैं, चारों तरफ जाल बनवाते हैं, और जाल में कंक्रीट डलवाते हैं। इसका मतलब कल को कोई भूकंप आए या कल को कोई एक नेचुरल फिनोमिना हो जिसके कारण कोई फोर्स पड़ता है, तो वो फोर्स चारों तरफ फैल जाए। तो अगर फैल गया तो जिस जगह फोर्स लगाना चाह रहा है नेचर, तो वहां पर नहीं लगेगा। तो इतनी बात समझ में आई, नेटवर्क। अब ये हुआ आपका कौन सा, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट में से हमको जो पढ़ना है वो ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ना है। डायमंड हमने थोड़ा इधर पढ़ लिया है, इतनी जानकारी इनफ है, और अब पढ़ना है अपन को ग्रेफाइट। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अपन आते हैं सीधे की सीधे ग्रेफाइट पे। हाँ भाई, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है ये भी थोड़ी थोड़ी नेटवर्क है, आप देखो, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी स्ट्रक्चर लेयर टाइप है। मतलब आप ये सोचो, ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है पेंसिल, मतलब पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट की होती है। अगर आप देखो तो जब पेंसिल से लिखते हो तो आप इसे लिखा, तो लिखते समय उस पेंसिल में से लेयर उतर के आ रही है कागज पे, लिखा कागज पे आ गई। तो अब आप देखो कि उसकी स्ट्रक्चर रियल में लेयर जैसी होती होगी तभी तो वो आ रही है। अब वो लेयर इतनी कमजोर रूप से बनी हुई है कि वो फटाफट थोड़े से फोर्स से ही वो उतर के आ जाती है। अब अगर मैं इस मार्कर को लूं, क्या यहाँ से ये जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक है ऐसे उतर के आ सकता है? आ सकता था, अगर इसकी लेयर के बीच में किसका कौन सा वाला फोर्स हो, वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स हो, और वो फोर्स कैसा कहलाता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम ये कहेंगे इसकी स्ट्रक्चर लेयर टाइप होती है। इसमें जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा।
तो अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो 3 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp2। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होगा कंडक्टर। डायमंड कैसा था इंसुलेटर, क्योंकि वो चारों के चारों बॉन्ड बनाता था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता था डायमंड में, यहाँ है sp2 क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है। अब सुनिए लेयर टाइप स्ट्रक्चर है तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों लेयर के बीच में। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनके बीच में कुछ दूरी भी होगी, वो दूरी कितनी है 135 पिकोमीटर, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच की जो दूरी है वो 142 पिकोमीटर हो जाती है। अब कई लोग बोलते होंगे सर ऐसे कैसे 154 क्यों, 154 होती है सिंगल बॉन्ड में या 142 क्यों है। तो होता ऐसा है कि अगर sp2 देखते हैं तो sp2 अगर कार्बन होगा तो s कैरेक्टर इसमें होते हैं, मतलब अगर हम देखें तो 33%। sp3 में कितने होंगे, टोटल को 100 मान लो, इसके 75 हो जाएंगे, 3 पार्ट के हिसाब से इसके 25 हो जाएंगे। कहते हैं जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, तो ये खींचातानी में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन हो वो कहाँ आ रहे हैं न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं, तो ये भी न्यूक्लियस के पास ला रहा है, ये भी न्यूक्लियस के पास ला रहा है, ये और ये, तो उस हिसाब से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, और सीधी 154 से सीधी कितनी हो जाती है 154 से सीधी कितनी हो जाती है 142। ये याद रखने वाली पॉइंट टू पॉइंट लेयर sp3 3 बॉन्ड, each carbon atom having free electron, that's why it is a conductor। 142 335 याद रखना है कट टू कट, ठीक है। आगे की बात करते हैं, each carbon is sp2 जो बोला, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 142, its structure is layer type structure, that's why, समझ गए ना। These layer are held together by weak van der Waals force of attraction, सिंपल सी बात है, due to the free electron it is conductor, it's conductor of electricity and heat। अगर कंडक्टर है तो एक हिस्से से गर्म किया तो धीरे धीरे पूरा का पूरा लास्ट तक गर्म हो जाता है, और ये लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, स्नेहक मतलब ऑयलिंग की तरह, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेफाइट और डायमंड को पूरा ढंग से पढ़ा था, अभी जो सॉलिड आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर आपको याद होगा तो मैंने दूसरे ही लेक्चर में आपको ये बता दिया था क्लासिफिकेशन में कि 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एटम मॉलिक्यूल, और एटम से ही तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल बनता है आयन। एटम फिर 2 होंगे, नॉन मेटल का एटम, मेटल का एटम। अगर मेटल का एटम है तो मेटेलिक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताया था, और नॉन मेटल का होगा तो कोवेलेंट। तो मेटेलिक, कोवेलेंट, आयनिक सबसे पहले बताया था, 3 हो गए। मॉलिक्यूलर, अब मॉलिक्यूलर में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स भी 3 टाइप के होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते पर पोलर होते हैं, उनके डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होते हैं। फिर एक ऐसे आते हैं जो कि जिसके डायपोल मूवमेंट 0 होते हैं, जैसे I2, ये भी आई, ना ये इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, तो डायपोल मूवमेंट क्या हो गया दोस्तों, सिंपल 0। तो यहाँ पर हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने कहा है कि सबसे पहले पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें मॉलिक्यूल के बीच में बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स या तो वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, स्लैश हाइड्रोजन बॉन्ड तो ठीक हो गया, लेकिन क्या पोलर और नॉन पोलर दोनों में वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाता है? हाँ, दोनों में पाया जाता है। अब वो कैसे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कैसे। पोलर मॉलिक्यूल अभी भी बोला है, जिसके डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। एक बार में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट हैविंग 0 डायपोल मूवमेंट, सिंपल। इसके बाद अगर हम एग्जांपल लें HCl, SO2, H2S। अगर हम HCl को लें तो HCl पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो पूरा डायरेक्शन इधर जाएगा,
कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए 11th का यार, है ना। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम SO2 को देखें तो लोन पेयर के कारण थोड़ी सी डायरेक्शन ऊपर और फिर थोड़ा इधर, टोटल डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और कईयों को लगता है सर ये ऊपर गई ये नीचे गई मतलब जीरो, नो, यहाँ पर बॉन्डिंग वाली डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ज्यादा डोमिनेट करती है बजाय लोन पेयर के। अब अगर हम देखें तो डायपोल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी ऑलमोस्ट 2.4 से 2.5 के बीच में, ठीक है। और तो इस तरफ से डायरेक्शन इधर और लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहती है बच्चों, ऊपर। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये समझ में आया कि तीनों में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कौन से सॉलिड हो गए, मॉलिक्यूल सॉलिड तो है, पर मॉलिक्यूल में कौन से सॉलिड हो गए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। डायरेक्टली एग्जांपल पूछेगा, व्हाट आर द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, गिव सम टू एग्जांपल, गिव एनी टू एग्जांपल। तो आपको फटाफट लेके आना, हाँ भाई ये। उसके बाद आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर में समझ लो डायपोल मोमेंट सेम नहीं है, तो आपका डायपोल मोमेंट 0 होंगे। तो डायपोल मोमेंट 0 होंगे तो कब होंगे, जब मॉलिक्यूल में सारे पार्टिकल या तो सेम हो या फिर पूरी डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की है वो कट पिट के 0 आ जाए वेक्टरली। ये नया टर्म है मेरी तरफ से। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 0। आयोडीन सॉलिड होता है हेलोजन फैमिली में, क्लोरीन गैस होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, फ्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड रेड ब्राउन कलर का, याद रखना। P4 सॉलिड, S8 सल्फर। सल्फर जो नेचुरली पाया जाता है वो एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है। ये सब जब अपन P ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो उसमें और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए जाएंगे। CO2 मैंने पहले ही बोला था कि डायपोल मोमेंट 0 है, इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर नहीं समझ में आया तो पार्शियली नेगेटिव क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी 2.5, तो वेक्टरली डायपोल मोमेंट 0। तो वो सॉलिड जिनके डायपोल मोमेंट 0 होते हैं, किसमें, फंडामेंटल पार्टिकल के, फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें, याद रखना यहाँ बताया हुआ है, दो सॉलिड इन व्हिच फंडामेंटल मॉलिक्यूल, पूरा सॉलिड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रिपीटेशन है, उसमें से किसी एक सॉलिड का क्या डायपोल मोमेंट 0 होगा या डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, H3BO3, ये इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कई बच्चों को डाउट होगा कि सर इसमें और इसमें तो सुना है, इसमें कैसे, तो BOH OH OH, तो ऐसे ही दूसरा जब BOH आएगा ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये रहा एक बार में एक, तो इस तरीके से ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने कहा था क्या ये दोनों पोलर के अंदर, दोनों के अंदर वांडर वाले, हाँ भाई, जब भी नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स होगा वो वाला वांडरवाल फोर्स को अपन बोलते हैं हमारा प्यारा लंदन फोर्स। और इसमें कौन सा फोर्स होगा, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, DDA, और यहाँ पे प्यारा लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से अपना खत्म हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर आगे क्लासिफिकेशन दूसरा आएगा, इस तरीके से क्लासिफिकेशन फिर अपन अरेंजमेंट के बीच में घुस जाएंगे, वो कैसे होगा क्या होगा बताएंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन खत्म है।